प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़ने का जो सबसे बड़ा कारण है वो कोई जातिगत भावना नहीं है, ठीक, या कोई धर्म की भावना नहीं है। बिल्कुल। बात यह है कि जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा पहुंचा, जिस चीज़ से मेरे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आया, वो है शिक्षा। ओके। प्रशांत किशोर जी शुरू से जो बात कह रहे हैं वो बात ये कह रहे हैं कि किसी की धार्मिक भावना होगी, किसी की कोई जातिगत भावना होगी, उससे ऊपर उठ करके हम देखें कि व्यक्ति चाहे अल्पसंख्यक हो, सवर्ण हो, दलित हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, ठीक है, उसके बच्चे को शिक्षा तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल चाहिए। मोदी जी के नाम पे भी वोट किया, गरीब के लड़के लालू यादव को भी मुख्यमंत्री यहाँ बना करके देखा, नीतीश कुमार को भी 20 साल दिए। अलग अलग धर्म, जाति, मुद्दे, मंदिर, मस्जिद, बुलेट ट्रेन, पुलवामा, इन सब पे वोट करके देखा। अब हम ये समझते हैं कि बिहार की जो जागरूक जनता है अब इस बार वोट अपने बच्चों के नाम पे देगी, और उसका प्रतिनिधित्व है स्कूल का बस्ता। जैसे हम लोग को बताता हूँ कि मैं MBBS, MS और SRशिप करने के बाद जब सिवान आया था 2015 में, तो मुझे SBI ने 5 लाख रुपए का लोन देने से मना कर दिया था। मेरा ITR भी था 4-5 लाख रुपए का। अच्छा। ऐसी बातें कर हम लोग ये नहीं कह रहे कि आप हमें वोट करिए, हम ये कह रहे हैं कि आप मुद्दों पे वोट करिए। बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई 100 रुपये भी देता है तो ले लेते हैं, अगर हमें ऐसा लगता है कि इसके पास 100 रुपये भी नहीं है तो हम लोग नहीं लेते हैं। हमारे जनरल वार्ड की फ़ी मान लीजिए 400 रुपये है, अगर कोई आदमी कहता है कि नहीं है तो 200 रुपये ले लेते हैं या छोड़ भी देते हैं। तो एक बेसिक चार्जेस लेने ज़रूरी है, क्योंकि फिर आप सिस्टम को सस्टेन कैसे करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुन्ना और आप देख रहे हैं RDI टॉक्स। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है, उनकी कहानी लाजवाब है। एक गरीब घर का लड़का निकलकर डॉक्टर बनता है, बड़ी बड़ी कंपनियों को छोड़कर, बड़े बड़े अस्पताल को छोड़कर अपने शहर में ही आकर अस्पताल बनाकर समाज सेवा करने का निर्णय लेते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम उन्हीं के जुबानी उनकी कहानी जानेंगे। इन सब चीज़ के बावजूद एक राजनीतिक होता है। राजनीतिक में अगर बात करें तो तमाम पार्टियां हैं, लेकिन उन सारी पार्टियों में से एक पार्टी को चूज करते हैं और उसके नेशनल कोर कमेटी के मेंबर बनते हैं। वो पार्टी है जनसुराज, और आज सर की कहानी उन्हीं की जुबानी जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बात आपको बता दें, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनने के लिए नीट क्वालिफाई करना पड़ता है, तमाम एग्जाम है जो क्वालिफाई करना पड़ता है और बहुत पैसा लगता है वो सारी चीज़ों में। लेकिन सर ने एक ऐसा व्यवस्था बनाया जिससे आप 50 रुपया फीस देकर आप नीट की तैयारी करके आप भी अपने सपने को साकार कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों के बारे में आज सर से जानेंगे, सर की कहानी, सर की जुबानी। वो है हमारे शहनवाज आलम सर। स्वागत है सर, कैसे हैं? शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों के लिए बड़ा मशकूर और ममनून हूँ मैं आपका। थैंक यू सो मच। आज आपने अपने जीवन का बहुत कीमती समय दिया है हमें। आप बिजी शेड्यूल रहता है, उसमें से भी आपने समय निकाल कर हमें दिया, इसके लिए तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर। शुरुआत करेंगे हम पार्टी से, फिर आएंगे आपके जीवन पे कि आपने कैसे क्या किया। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है शिक्षा। और जो जनसुराज पार्टी है उसका जो चुनाव चिन्ह मिला हुआ है स्कूल का बस्ता। तो हम लोग स्कूल के बस्ता से ही शुरू करते हैं। शिक्षा का बहुत बड़ा ये पार्ट है, तो आपने इसमें आप जुड़े हुए हैं, तो क्या आपका विचार है स्कूल के बस्ता से लेकर शिक्षा तक, क्या विचार है आपका? शिक्षा ही वो माध्यम है जिसके द्वारा एक साधारण परिवार का लड़का ठीक शिक्षा को हासिल करता है, ज्ञान को अर्जित करता है, जिसे आप हमारे कल्चर में, हिंदुस्तान के कल्चर में जिसे सरस्वती की साधना कहते हैं। बिल्कुल। वो साधना करता है, अपने जीवन को बेहतर बनाता है, अपने परिवार के लिए भी कुछ कर पाता है और समाज को कुछ रिटर्न दे पाए, इस स्थिति में भी आ पाता है। बिल्कुल, ये उसका माध्यम शिक्षा ही है। ठीक। प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़ने का जो सबसे बड़ा कारण है वो कोई जातिगत भावना नहीं है, ठीक, या कोई धर्म की भावना नहीं है। बिल्कुल। बात यह है कि जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा पहुंचा, जिस चीज़ से मेरे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आया, वो है शिक्षा। ओके। प्रशांत किशोर जी शुरू से जो बात कह रहे हैं वो बात ये कह रहे हैं कि किसी की धार्मिक भावना होगी, किसी की कोई जातिगत भावना होगी, उससे ऊपर उठ करके हम देखें कि व्यक्ति चाहे अल्पसंख्यक हो, सवर्ण हो, दलित हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, ठीक है, उसके बच्चे को शिक्षा तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल चाहिए। उसके घर में जो नौजवान हो चुके हैं उनको रोजगार तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। वो अपने घर में ही रोजगार कर पाए, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए, पलायन रुकना चाहिए। बिल्कुल। महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं जिनको सरकार पेंशन के रूप में अभी तक 400 रुपये दे रही थी, ठीक है, हमारे प्रयास से, जागरूकता की वजह से अब उसको 1100 करने का वादा किया गया है। तो ये 5 चीज़ें ऐसी हैं
जो सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे मैनिफेस्टो का पार्ट है, ये 5 हमारे वादे हैं। प्रशांत किशोर जी से जब हमारी बात हुई और पार्टी के जिन फाउंडेशन प्रिंसिपल्स पे पार्टी को बनाया गया है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा सफ़र जैसे ज़िंदगी का सफ़र बहुत साधारण रहा है, वैसे ही जनसुराज में एक संपल कार्यकर्ता के तौर पे मैं जुड़ा। फिर मुझे एक जो मुख्य प्रवक्ता श्री के सिंह हैं, उनके नीचे मुझे असिस्टेंट के लिए डाला गया। फिर मुझे डिस्ट्रिक्ट स्टीयरिंग कमेटी में डाला गया, स्टेट स्टीयरिंग कमेटी में, फिर स्टेट कोर कमेटी में। अब समाज की आशीष से, आपकी दुआओं से अब मैं नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर हूँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का सदस्य हूँ। तो ये जो पूरा प्रोसेस रहा है, इसके थ्रू मैं भी समाज को ये समझ पाया हूँ कि समाज की अपेक्षाएं क्या हैं, आकांक्षाएं क्या हैं, और हम लोग समाज को, पार्टी भी हमारी, और हम एक साथ इस चीज़ पे विचार कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं कि हम समाज को बेहतर कैसे बना सकते हैं। जातिगत जो इक्वेशंस हैं वो हमेशा रहेंगे। हर आदमी किसी न किसी जाति धर्म में उसका जन्म हुआ होगा, उसके धार्मिक भावनाएं होंगी, उसका सम्मान करते हुए, उसका आदर करते हुए हम कैसे एक कंपोजिट सोसाइटी बना सकते हैं जहां मुद्दे की बात होगी। इन विचारधाराओं के साथ मैं जनसुराज के साथ जुड़ा हूं। बड़ी खुशी होती है कि साथ साथ जो है हमारी विचारधारा आपके चैनल के माध्यम से, बाकी जो मीडिया के बंधु हैं उनके थ्रू, और जनता भी, बिहार की जनता जागरूक रही है। हम अपनी बात को जनता तक पहुंचा पा रहे हैं, और उम्मीद ये है, ऊपर वाले से, अल्लाह से ये दुआ है कि लोग इस बात को समझ पाएँ। बिल्कुल, एक बार लोग समझ पाएंगे। लोगों ने मोदी जी के नाम पे भी वोट किया, गरीब के लड़के लालू यादव को भी मुख्यमंत्री यहाँ बना करके देखा, नीतीश कुमार को भी 20 साल दिए। अलग अलग धर्म, जाति, मुद्दे, मंदिर, मस्जिद, बुलेट ट्रेन, पुलवामा, इन सब पे वोट करके देखा। अब हम ये समझते हैं कि बिहार की जो जागरूक जनता है अब इस बार वोट अपने बच्चों के नाम पे देगी, और उसका प्रतिनिधित्व है स्कूल का बस्ता। जैसे हम लोग को बहुत जगह से ये सुनने को मिलता है कि आज से बहुत विगत वर्षों से, अप्रोक्स मान लेते हैं 15-20 साल से जो सरकार चलती आ रही है, वो सारे लोग ये दावा किए हुए हैं कि हम भी ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ये चीज़ में बढ़ावा कर देंगे, लेकिन वो चीज़ें हुई नहीं। तो लोगों का ये भी सवाल है कि मैं जब बात हुआ कि आपके साथ एक पॉडकास्ट करनी है, तो मैं भी 2-4 लोगों से बात किया कि सर के साथ एक बड़े डॉक्टर हैं, नहीं बड़ा के साथ मैं आपका बड़ा भाई हूँ, उनके साथ एक इंटरव्यू करना है। तो बहुत लोग ये पूछे कि सर से एक सवाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो शिक्षित व्यक्ति हैं, उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, कि जो लोग कह के चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, तो लोग कैसे भरोसा करें कि प्रशांत किशोर ये कर देंगे। बिल्कुल, हम पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक, आपको अपनी बुद्धि पे भरोसा करना चाहिए। जनता को अपनी बुद्धि पे भरोसा करना चाहिए। एक पार्टी है जिसने ये कहा है कि वो हर व्यक्ति को 2500 रुपये, हर औरत को 2500 रुपये पर मंथ देगी। 2500 रुपये पर मंथ का मतलब हुआ कि 30,000 रुपये सालाना। बिल्कुल ठीक है। 6 करोड़ लोग हैं, तो कुछ लड़कियों को छोड़ दें, कुछ बच्चियों को छोड़ दें, स्कूल जाने वाली बच्चियों को, तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये सालाना होता है। अब बिहार का बजट है 1,40,000 करोड़ रुपये, 140 लाख करोड़ रुपये। आप जनता खुद सोचे कि वो वादा, और उस वादे के पीछे ये टैग है कि हम वादा करते हैं कि हर वादा पूरा करेंगे, मतलब आप बहुत ज़्यादा भरोसे में नहीं है। ये इक्वेशन तो उन्होंने भी किया होगा, लेकिन अब होता है क्या है, एक आदमी यहाँ आए और उन्होंने कहा कि 15 लाख हर आदमी को देंगे। ठीक, पॉसिबल नहीं था, बिल्कुल 11 साल में पॉसिबल नहीं हुआ। ये उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरी हर साल सृजन करेंगे, ये भी नहीं हुआ, बल्कि कोरोना में वो ग्राफ काफ़ी नीचे भी चला गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जो बातें कह रहे हैं, हम कोई हवाई वादा नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी को 5 लाख रुपए दे देंगे, या किसी ने 15 लाख कहा है तो हम कहें हम 50 लाख दे देंगे। किसी ने कहा है कि 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, तो हम कह रहे हैं कि हम 4 करोड़ नौकरी दे देंगे। हम ये कह रहे हैं कि हम कैसे, हम लोगों से वादा नहीं कर रहे हैं, हम उनसे ये कह रहे हैं कि आप इन मुद्दों पर सोचिए। ठीक, हम जो कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करेंगे। अब शिक्षा व्यवस्था, और लोगों से कह रहे हैं कि आप अपने बच्चे के लिए वोट दीजिए। अब इसमें क्या बुराई है? आप जाकर के खुद दोबारा उन लोगों से पूछिएगा कि क्या आप अपने बच्चे के नाम पे वोट नहीं देना चाहते हैं? देना चाहते हैं। बिल्कुल। हम जो रोजगार की बात कर रहे हैं, फिर हम डाटा पे बात कर रहे हैं। जो स्टेट का एवरेज है वो 2% लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में है। ठीक, जो नेशनल डाटा है वो 3.2% का है। तो आप इसे कितना बढ़ा करके, मतलब ये कि केरला में भी आप जाएंगे, तमिलनाडु में भी जाएंगे, महाराष्ट्र में भी जाएंगे, जिन्हें आप कंपैरेटिवली डेवलप्ड स्टेट मानते हैं, तो वहाँ पे भी 3.5% से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है। ठीक है।
हम ये कह रहे हैं कि हम स्वरोजगार क्रिएट करेंगे। अब स्वरोजगार के लिए भी किसी ने कहा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। देखिए मसला ये है कि सिर्फ आप पूंजी जब तक लोगों के हाथ में नहीं देंगे। बिहार में मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर 100 रुपये बैंक में जमा किया जाता है तो बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 80 रुपया उस राज्य के लोगों को लोन के फॉर्म में दे। ठीक है। हमारे यहाँ रेशियो 30% है। मतलब ये कि आप 100 रुपये बैंक में जमा करते हैं तो उसमें से 70 रुपया वो बैंक उठा करके देता है गुजरात में फैक्ट्री लगाने के लिए, तमिलनाडु में फैक्ट्री लगाने के लिए, महाराष्ट्र में फैक्ट्री लगाने के लिए। 30% में बिहार, 30% में बिहार है। अब आप सोचें, हो सकता है कोई घर बनाए, हो सकता है कोई कारपेंटरी का छोटा मोटा फैक्ट्री लगाए, हो सकता है कोई मछली पालन का काम करे। मैं आपको अपना एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि मैं MBBS MS और SRशिप करने के बाद जब सिवान आया था 2015 में, तो मुझे SBI ने 5 लाख रुपए का लोन देने से मना कर दिया था। मेरा ITR भी था 4-5 लाख रुपए का। अच्छा। आप व्यवस्था को देखिए, हम ये कोई बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं और हम जो परिवर्तन लाना चाहते हैं वो डॉक्टर शहनवाज या प्रशांत किशोर नहीं लाना चाहते। हम चाहते हैं कि लोग इसमें भागीदार बने। बिल्कुल, लोग ऐसी व्यवस्था करें, ऐसी बातें करें। हम लोग ये नहीं कह रहे कि आप हमें वोट करिए, हम ये कह रहे हैं कि आप मुद्दों पे वोट करिए। बिल्कुल। और उसके बाद हमने कहा कि भाई, हमने ये नहीं कहा कि महिलाओं को हम 2500 रुपये की जगह 5000 रुपया पर मंथ दे देंगे या 1500 रुपये देंगे। हमने कहा महिलाओं को 4% सब लोन, 4% इंटरेस्ट पे लोन देंगे, जिससे महिलाएं स्वावलंबी हो पाएंगी और रोजगार में कंट्रीब्यूट कर पाएंगी। तो हमारे जो वादे हैं वो वादे नहीं हैं, वो रास्ता है। बिल्कुल। स्कूल का बस्ता बदहाली से, गरीबी से, पलायन से निकलने का रास्ता है। हम वादा कर कहाँ रहे हैं कि हम ये ला के दे देंगे आपको, वो ला के दे देंगे, हम कोई बड़ी चीज़ कर देंगे। हम ब्लूप्रिंट दे रहे हैं और ये एक बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड ब्लूप्रिंट है। अगर आप कहेंगे तो कभी किसी दूसरे समय में एक एक मुद्दे पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे पास क्या प्लान है। बिल्कुल, हमारे पास वादा नहीं है, हमारे पास प्लान है कि कैसे इस पर हम कामयाब कर सकते हैं। हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो ग्रेजुएशन की डिग्री की बात हम लोग करते हैं। पर्सनली मैंने भी खुद 6 साल में डिग्री कंप्लीट की है यहाँ से। तो जो चीज़ हमें 3 साल में कंप्लीट करनी होती है वो यहाँ पे हमें 4 साल, 5 साल, 6 साल, कभी कभी 8-8 साल लग जाते हैं और इस पर सरकार कोई आवाज़ अभी तक नहीं उठाई है। हालांकि बहुत मीडिया बंधु है, बहुत बार आवाज़ उठाया गया, लेकिन उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, उसको निखारने की कोशिश नहीं की गई है। इस पे आप लोगों का क्या विचार है कि अगर मान लीजिए आपका सरकार बनता है आने वाले 4 महीने बाद, तो क्या इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखकर पहले बच्चों के लिए ये सब चीज़ सुधारा जाएगा? ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में थोड़ा पीछे है। ठीक है। हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में पहली बात ये है कि शिक्षा की व्यवस्था सही होनी चाहिए। आप जिस डिग्री की बात कह रहे हैं जो 6 साल में मिलती है, इसमें से एक डाटा ये है कि 80 to 90% बच्चे ऐसे हैं जिनको एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है। सही बात है। कहने का मतलब ये है कि एक तो सिर्फ पहले डिग्री बट रही थी, डिग्री, हाँ, शिक्षा तो है नहीं उसमें। नहीं, शिक्षा है, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, हाँ, एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले हुए लड़के 10,000 15,000 रुपये का जॉब नहीं पा रहे हैं, कोई इंटरव्यू नहीं फेस कर पा रहे हैं। अक्सर आप ट्विटर वगैरह पे देखेंगे तो ये लोग, अब जो कंपनी के CEO हैं वो डाल रहे हैं कि क्वालिटी बहुत नीचे गया है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या यहाँ लालू प्रसाद जी की सरकार रही हो या नीतीश कुमार की सरकार रही हो, इनमें से किसी ने एजुकेशन को ये माना ही नहीं कि इसके द्वारा समाज का विकास हो सकता है। आप देखें, एक मुख्यमंत्री यहाँ गुजरे हैं, उनके घर के बच्चे नहीं पढ़े। भाई क्या ऐसी मजबूरी रह गई? होता ये है कि इनके पास शिक्षा की वैल्यू नहीं है। आप, मैं माजरत के साथ ही आपसे कहना चाहता हूँ, माफ़ी मांगते हुए कहना चाहता हूँ कि समाज के लोगों का भी हाल इससे कहीं कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। राजनीति समाज को प्रभावित करती है, और कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो समाज का ही प्रतिबिंब है। कोई पढ़ा लिखा आदमी अगर ये प्रयास करे, राजनीतिक नहीं, चुनाव नहीं, राजनीति अगर हमारा बैठ के बात कर रहे हैं, समाज की चिंता कर रहे हैं, तो ये राजनीति है। You may not be interested in politics, but politics is interested in you. आपके जीवन की चीजें होती हैं। चुनाव लड़ना अलग बात है। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कहे कि वो राजनीति में या लोगों के मुद्दों को उठाना चाहता है, तो लोग कहीं इंकरा से ना हुई। अब ई आइल बड़न, सही बोल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये बात घर करती जा रही है। किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि हार्वर्ड नहीं, हार्ड वर्क। भाई मेरे, हार्ड वर्क
और हार्वर्ड दोनों जब मिल जाएं तभी बिहार जैसे देश राज्य का विकास होगा। सही बात। हमारे यहाँ ये हो गया है कि ये कहा जा रहा है कि पढ़ा लिखा आदमी या मेहनती आदमी, ऐसा क्यों नहीं कहते हैं कि पढ़ा लिखा मेहनती आदमी। जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे ना, जब दोनों को जोड़ेंगे, सरस्वती का और कर्म का जब आप मिलान करेंगे तभी बिहार जैसे राज्य का विकास हो पाएगा। सही बात है। ये तो रही राजनीतिक बातें, अभी बहुत सारा पॉडकास्ट होगा आपका, बहुत सारी बातें होती रहेंगी उसमें। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है थोड़ा आपके बारे में जानना, क्योंकि जितने लोगों से सुनने में आता है कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत सारी कठिनाइयों के बाद आप ये सारा चीज़ शुरू किए हैं, इसके बाद आप 50 रुपये में नीट की तैयारी का व्यवस्था करवाए हुए हैं। तो मैं चाहूँगा सर कि थोड़ा सा अपने लाइफ स्टोरी के बारे में बताइए, वो स्ट्रगल फेज जो आज तक आपने किसी को बताया नहीं, जो छुपा कर रखे हुए हैं, आज मेरे चैनल के माध्यम से आप बताइए। जैसे मैं सिवान का ही लड़का हूँ, बहुत सारे लोगों का दोस्त हूँ, कि किसी का भाई बेटा हूँ, भतीजा हूँ, तो बहुत सिंपल जीवन रहा है। मेरा जीवन वैसा ही रहा है जैसे एक टिपिकल बिहार के लड़के का होता है कि थोड़ा सा पढ़ाई की व्यवस्था, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहाँ की व्यवस्था कोई इतनी ख़राब भी पहले ना हुआ करती थी। मैं हमको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने हाई स्कूल 97-99 में किया था, तो उस समय की व्यवस्था आज की व्यवस्था से बेहतर थी। उस समय पोशाक नहीं मिलता था लेकिन मास्टर कुछ पढ़ा देते थे। उस समय खिचड़ी नहीं मिलता था लेकिन थोड़े संस्कार ठीक ठाक से मिल जाते थे। तो यही हमारा प्रयास भी है। तो एक साधारण जीवन रहा, सरकारी स्कूल से पढ़ाई हुई हमारी, फिर उसके बाद से सरकारी कॉलेज में भी नाम लिखा है, डीएवी से मैं पढ़ा हूँ। दाढ़ी बाबा एक महान विभूति सिवान के गुजरे हैं जिन्होंने डीएवी स्कूल और कॉलेज की स्थापना की, तो वहाँ से पढ़ा। उसके बाद माँ बाप की दुआएं रही, ईश्वर का मेहरबानी रही, समाज का आशीष रहा, पढ़ के MBBS वगैरह किया। और उसके बाद लेकिन शुरू से ही ये रहा है कि मैं सोचता हूँ कि जो चीज़ मुझे समाज से बेहतर मिला है उसको क्यों ना परिष्कृत करके उसको समाज को वापस दिया जाए। जो संघर्ष हमने देखा, और मैं आपको बताता हूँ बड़ा इंजॉइंग रहा है, ऐसा नहीं रहा है कि मैं बड़ा दुखी रहा और शुरू से बहुत डिप्रेशन में रहा, कभी अल्लाह के करम से मायूस नहीं हुआ ज़िंदगी में। संघर्ष है तो ठीक है, संघर्ष को हमने हमेशा क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, क्या बात है। तो जो मिला ठीक है। और ये है कि अब ये प्रयास है कि एक मेरा पर्सनल लाइफ है, एक मेरा सामाजिक जीवन है। तो अब मैं सोचता हूँ कि सामाजिक जीवन में मैं लोगों के कुछ काम आ पाऊँ और कुछ बच्चों को इंस्पायर कर पाऊँ। ठीक है। तो और इसके अलावा ये है कि कहीं ना कहीं एक आदमी जो मैं बाहर से पढ़ा हूँ, महाराष्ट्र बॉम्बे से मेरी पढ़ाई हुई, फिर दिल्ली से हुई, अलीगढ़ से हुई है, फिर इसके अलावा हरियाणा में काम करने का, तो पूरा बाहर भी जाने का मौका लगा, बाहर देश विदेश भी जाने का मौका लगा। तो जो कुछ हमने वहाँ देखा तो ये ख्वाहिश जरूर रहती है कि भाई ये जो चीज़ हमने समझा है, जो एक सिस्टम को समझा है, अगर ये सिस्टम अपने भाई भतीजे परिवार उससे बढ़ के समाज और अपने देश राज्य के लिए अगर उसको समर्पित कर पाएँ, कुछ उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएँ, तो इसी भावना के साथ हम लोग कहें तो राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए हैं। कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ को बुरा लगेगा, तो जिनको अच्छा लग रहा है उनको बहुत शुक्रिया, जिनको बुरा लगता है उनसे माफ़ी चाहेंगे। लेकिन ये है कि डेफिनेटली हम ये चाहते हैं कि आपके समाज ने ही, हमारे आपके समाज ने ही जो हमें बेहतर दिया है उसे हम किसी के विरोध में नहीं हैं। श्री प्रशांत किशोर जी भी किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें नहीं बोलते, न मैं बोलूँगा। हमारी बात यह है कि आपने 30-35 साल एक दवा खा करके देखा, पहले आपने कांग्रेस को 40 साल देखा, फिर आपने गरीब के लड़के समाजवाद के नाम पे लालू प्रसाद जी को भी 15 साल का मौका दिया गया, श्री नीतीश कुमार जी को 20 साल मौका दिया गया। अब पढ़े लिखे युवाओं को थोड़ा मौका दे के देखा जाए। सही बात है, क्योंकि फिर तो आप वही दवा खा रहे हैं जिससे ना आपको शुगर बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, ना आपका 30 साल से तो वही खाते आ रहे हैं, 30 साल से वही खाते आ रहे हैं। तो ये कोशिश, और इसमें मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप इस चीज़ को देखिए कि मैं आपको वो चीज़ देना चाहता हूँ जिससे मेरा जीवन परिवर्तित हुआ है। भाई जब मैं पढ़ाई करता था मेरे टीचर्स ने भी मेरी हेल्प की पढ़ाई के दौरान। मेरे एक टीचर हैं श्री रविंद्र पाठक जी, मैं हमेशा उनका नाम लेता हूँ, उन्होंने मेरे एडमिशन के लिए 5,000 रुपये दिए। अच्छा, तो क्या मेरी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मैं समाज को दूँ वापस? बिल्कुल बनती है। तो 5,000 रुपये का सूद ब्याज जोड़ेंगे तो शायद 5 लाख रुपया होगा, वही रिटर्न कर रहे हैं समाज को। सही बात है, वही समाज को रिटर्न। अभी जो ये नीट का आपने जो फैसिलिटी आपने उपलब्ध करवाई है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, ताकि जो लोग अपने लोकल के हैं या फिर लोकल से आउट ऑफ भी जो हैं, अगर वो चाहें आपसे जुड़ के वो चीज़ की पढ़ाई करना तो कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल व्यवस्था है कि समाज के किसी भी वर्ग जाति धर्म का बच्चा है वो हमारे यहाँ आकर के फॉर्म फ्री है
और वो कोचिंग भी फ्री ही है। 50 रुपये इसलिए रख लिए गए कि एक रजिस्ट्रेशन का वो हो जाता है और किसी को ये ना लगे कि फ्री ही है, मुफ्त को लेकर के बहुत अच्छे परिवार के भी लोग होते हैं, उनको लगता है। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि मेडिकल इंजीनियरिंग में सिर्फ मेडिकल इंजीनियरिंग भी है, जो अगर कोचिंग वगैरह कराई जाती है उसका मूलभूत जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि सिलेक्शन होना चाहिए। अगर मैं 50 रुपये लेता हूँ कि 5,000 लेता हूँ या 5 लाख लेता हूँ, अगर सिलेक्शन नहीं होगा, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होता तो सब खत्म हो जाता है। तो हमारी कोशिश ये है कि भाई, मेरा प्रयास ये रहा है कि इसको पैसे से अलग कर दिया जाए। ऐसा ना हो कि पैसे के अभाव में, या लड़कियों के लिए कई बार ये मुश्किल होता है कि घर से बाहर जा कर के बाहर पढ़ाई करें, तो ऐसे बच्चियों के लिए हमने व्यवस्था बनाने का प्रयास किया। जैसे मेरी सब पत्नी श्री रबाब फातिमा और मेरे भाई और मेरे आपके जैसे मित्र और कई लोग मिल करके, ये अकेले का काम नहीं है, सही बात, इसमें कई सारे लोग मिल करके हम इस चीज़ को सिवान में ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई साधन संसाधन के अभाव में अपने ख्वाबों का गला ना घोटे। ठीक, बहुत लोग, बहुत गरीब लोग भी हैं अपने लोकल में। आपके हॉस्पिटल की ये बात है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है, उसके पास पैसे की कमी है, बहुत ऐसे लोग हैं जहां पैसे की वजह से इलाज नहीं हो पाता है, क्या ऐसा कोई फैसिलिटी आपके यहाँ उपलब्ध है कि अगर किसी के पास कम पैसा है और बहुत बीमार है, उसको आप हेल्प करते हैं? बिल्कुल। देखिए, हमने जैसे मेरी ओपीडी की फ़ीस 200 रुपये है। अच्छा। अगर कोई 100 रुपये भी देता है तो ले लेते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि इसके पास 100 रुपये भी नहीं है तो हम लोग नहीं लेते हैं। हमारे जनरल वार्ड की फ़ी मान लीजिए 400 रुपये है। अगर कोई आदमी कहता है कि नहीं है तो 200 रुपये ले लेते हैं या छोड़ भी देते हैं। तो एक बेसिक चार्जेस लेने ज़रूरी है, क्योंकि फिर आप सिस्टम को सस्टेन कैसे करेंगे। सही बात है, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन ये प्राइमरीली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें हम लोग का प्रयास ये होता है कि मरीज़ के लिए आसानी करें। और आप अगर बाहर समाज में लोगों से बात करेंगे तो पता चलेगा कि पैसे का अभाव में हम किसी को रोकते नहीं हैं। ये है कि प्रोफेशनल हॉस्पिटल है, किसी को लग सकता है कि 200 रुपये की जगह 100 रुपये ही फीस होनी चाहिए। किसी को लगता है कि स्पेशल रूम का फीस जो है हमारा आईसीयू के चार्जेस मान लीजिए 3-4 हज़ार रुपये है, तो किसी को ये लग सकता है कि 2,000 होना चाहिए या फ्री में ही करना चाहिए। तो ऐसे लोगों से हमारा कहना है कि मिलजुल करके समाज को चलाने की ज़रूरत है। लेकिन हमारा जो मोटो रहा है वो नन शैल बी डिनाइड रहा है कि हम किसी को मना नहीं करेंगे, भले उसके पास पैसा हो या ना हो। अगर आपके पास समय होगा तब अस्पताल में अगर आप जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, तो जनरल परसेप्शन यही है। कोई भी व्यक्ति जो है 100 में 100 लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता है। किसी को ऐसा लगता है कि थोड़ा और डिस्काउंट हो जाना चाहिए, तो उनसे माफ़ी के साथ ये है कि आप आएँ, हम मुझसे बात करें, हम आपके लिए और कुछ व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन डेफिनेटली हर दिन 1-2 मरीज ऐसे होते हैं जिनका फ्री इलाज हो जाता है या ऑपरेशन हो जाता है। ये कोई कहने की बात नहीं है, इस बात का हमें ये कसम दिलाया जाता है, हिपोक्रेटिक ओथ होता है। उसमें ये होता है कि हम लोग जाति, धर्म और अर्थ से ऊपर उठ करके लोगों की सेवा करेंगे। आप तो एक डॉक्टर हैं, आप इस सब चीज़ों से बहुत अच्छे से रूबरू हैं, सब चीज़। एक चीज़ मैं जैसे समझ पाया हूँ, डॉक्टर, ये हॉस्पिटल की बात करूँ तो मैं, कि बहुत ऐसे तमाम लोग हैं जो पढ़ाई करते हैं तो बड़े बड़े अस्पताल में बहुत अच्छे खासा सैलरी पे काम करते हैं। आप उन सारी चीज़ों को त्याग करके, बढ़िया लाइफ स्टाइल त्याग करके आप वहीं आ गए जहाँ मतलब जो लोकल है, यहाँ बहुत सारे सुविधा उपलब्ध नहीं है जो बाहर में है, लेकिन आपने अपने हॉस्पिटल में ये सारा चीज़ करवाया, यहाँ पे बहुत स्ट्रगल करके आपने ये सब चीज़ बनवाया। इसके पीछे एक रीज़न जो मैं समझ पाया हूँ तो समाज सेवा है। लेकिन पैसे की अगर बात करें, पैसा कमाने की बात की जाए, तो इसकी झलक आपके अंदर मुझे नहीं दिख पा रहा है कि मतलब लोग अगर कोई 100 रुपया नहीं है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं, पैसा देना ही पड़ेगा। ये आपके अंदर कहाँ से आया है, ये स्पिरिचुअलिटी, ये जो ताकत, ये अपने आप को बर्दाश्त कर लेना कि अरे चलो जाने दो, कोई बात नहीं है, आप खुश हो जाओ? नहीं, जैसे मैंने जब अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन की शुरुआत की थी तो मैंने पहले लड़के को जो पढ़ाया, इत्तेफाक से 2-4 दिन पहले वो लड़का आया था, इलियास नाम है उसका। अच्छा, तो मैंने उससे पूछा था कि क्यों भाई तुम कितना देते थे महीने का पैसा मुझे, तो उसने कहा कि सर वो 40 या 50 रुपये पर मंथ आप लेते थे। जब बॉम्बे में मैं MBBS करता था तो मैं पार्ट टाइम में टीचिंग करता था। तो मुझे 150 रुपया घंटा मिलता था। 150 रुपया घंटा, 1 घंटे का 150 रुपया। पार्ट टाइम में कभी 2 घंटे काम कर लिया, कभी 4 घंटे काम कर लिया। तो मैं वही शाहनवाज हूँ। अच्छा, पता नहीं बाल कितने कम हो गए, शरीर कितना उम्र हो, बुद्धि थोड़ी बड़ी है, ईश्वर का आशीर्वाद रहा है। तो अब ये बात बिल्कुल तय थी कि मेरे कई दोस्त हैं जो अमेरिका वगैरह में हैं, मैं जितना कमाता हूँ हो सकता है इससे ज़्यादा कमाते हूँ, जितना मैं काम करता हूँ इससे कम उनको काम करना पड़ता हो। लेकिन वो कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। तो मैं सोचा कि अगर मैं फलदार पौधा हूँ तो अपने आंगन में लगूँ, अपने गाँव के खेतों में लगूँ या किसी सड़क के किनारे
रहे लोग, कुछ लोग पत्थर भी फेंकते हैं वैसे, जाहिर सी by बात the है, way। फेंकेंगे। तो कभी हाँ, जो आपने सब्र की बात की, तो आदमी उसको पेशेंस से और ग्रेसफुली उसको हैंडल करने की कोशिश करता है। डॉक्टरी का काम है, बहुत सारे लोग जो रिजल्ट का आउटकम्स होते हैं उससे बहुत खुश नहीं होते हैं, लेकिन ओवरऑल ये रहा है कि लोगों का सहयोग ज़्यादा मिला है और लोगों ने बड़ी मोहब्बत रखी, शफकत रखी है, कुछ गलतियों को नज़रअंदाज किया और कुछ बातों को लोग जानते हैं कि इतना सर्जिकल एरर शायद वो कोई ज़ीरो उसको नहीं कर सकता है। नौजवानों के लिए जनसुराज को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? नौजवान ही हमारी आशा है। किसी भी कहा जाता है कि यूथ आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, तो यूथ से ही ज़्यादा उम्मीद है। आप देखेंगे श्री प्रशांत किशोर जी के सभाओं में जो भीड़ उमड़ रही है उसमें युवा हैं और युवाओं की अपेक्षाएं हैं। आपने मुद्दे उठाए, आपने एजुकेशन का मुद्दा उठाया, आपने डिग्री का मुद्दा उठाया कि जो डिग्री, आपने पलायन का मुद्दा आप ही ने उठाया। ये हमारा मुद्दा भी है, ये आपका मुद्दा भी है, ये समाज का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है। पलायन का दंश बूढ़ा आदमी नहीं झेल रहा है, पलायन का दंश युवा ज़्यादा झेल रहा है, पलायन का दंश महिलाओं को ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। आप जाएंगे गाँव देखेंगे, एक एक परिवार में 5-5 लड़के हैं, 4-4 लड़के हैं, 100-200 परिवार में 20 पुरुष उस गांव में नहीं है। सही बात। क्राइम का जो लेवल बढ़ा हुआ है, क्राइम का जो लेवल बढ़ा हुआ है, इंसान की जान की कीमत नहीं है। सही बात है। किसी बंदे के साथ कुछ घटना हुई, उसका डाइंग डिक्लेरेशन है, इसके बावजूद 4-3 महीने के अंदर उसको बेल मिल जाता है। ऐसा कैसे हो पा रहा है? कोई भी व्यवस्था बनेगी, कोई भी आएगा, हो सकता है कि क्राइम होगा, लेकिन क्रिमिनल जस्टिस देना सरकार की अहम जिम्मेदारियों में से है। बिल्कुल। किसी के साथ कुछ गलत हो गया और 2-4 महीने बाद वो बेल पे घूम रहा है, फिर उसके घर वालों को मारने की धमकी दे रहा है, मारने के बाद से किसी की 2-4 अभी जितने भी घटनाएं हुई उसमें कहाँ किसी की गिरफ्तारी हुई? बिल्कुल। क्या वाकई हमारी जो पुलिस व्यवस्था है इतनी कमज़ोर हो गई है? इतना टेक्नोलॉजी और सर्वेलेंस सारी चीज़ें आने के बाद भी अगर ये व्यवस्था है तो वाकई ये युवाओं को सोचने की ज़रूरत है कि क्या इस सरकार को आप कुछ दिन और मौका देना चाहते हैं, इस व्यवस्था को आप बदलना चाहते हैं, या आपको लगता है कि सब ठीक है? सब ठीक है। अगर आपको विश्व स्तरीय शिक्षा मिल रही है, आपको रोजगार मिल रहा है, आपको सम्मान मिल रहा है, तो इनके साथ रहिए। नहीं तो व्यवस्था परिवर्तन की इस मुहिम में जिस तरह से बाकी लोग लगे हैं, जिस तरह से समय निकाल के, अपना समय लगा करके, अपना तन मन लगा करके, लोग संसाधन लगा करके आए हैं, युवाओं को सामने आना होगा। हम जो समझ पाते हैं कि ये जो क्राइम रेट बढ़ रहा है, अब अगर बात करें हम लोग सऊदी अरबिया की या दुबई की बात करें, तो वहाँ ये सारी चीज़ें नहीं, बहुत ज़्यादा रेशियो से फास्ट नहीं भाग रहा है वहाँ पे। अगर कोई गलती किया उसको इंस्टेंट सज़ा मिलता है वहाँ पे। अब यहाँ कोई मर्डर कर दिया, जैसे आपने कहा कि 2 महीने 3 महीने में बेल मिल जाता है, और पहले तो उसको पकड़ने में 2-3 महीना लग जाता है। सही बात है। वो पता ना कहाँ चला गया। तो ऐसा होता है कि एंटीसिपेटरी बेल ही मिल जाता है, ऊपर काम हो जाता है, बिना जेल जाए ही बेल हो जाता है। और इसके बावजूद जो लोग हैं, हमें लगता है कि कोई व्यक्ति अगर कुछ करके उसको कोई सजा नहीं मिला, तो सामने वाला भी तो 2-4 लोग वो देख रहे हैं, अरे ये तो कर दिया तो कुछ नहीं हुआ, मैं भी कर सकता हूँ। और इसके वजह से ये रेशियो और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। और अपने निजी जिला में जो सिवान है, गोपालगंज है, छपरा है, अगर इसका 3 का बात करें सारण का, तो और ज़्यादा इधर पड़ा हुआ है। कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है, और इस पर कोई रोक टोक नहीं है। देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट बात यह है कि सऊदी की व्यवस्था तो छोड़ दीजिए, उनका अपना एक अलग सिस्टम है। इंस्टेंट जस्टिस सिस्टम सही नहीं है। जो जस्टिस का नेचुरल सिस्टम है वो ये है कि एक भी बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए, भले कुछ लोग छूट जाएं। ठीक है। लेकिन इस लूप होल का फ़ायदा डेफिनेटली लोगों ने यहाँ उठाया है। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे बात कहा था कि राजनीति जो है और ये बाकी चीज़ें जो हैं, जो कुछ घटित हो रहा है हमारे आसपास सामाजिक जीवन में, वो समाज का ही आईना है। और ये कुछ जो घटित हो रहा है समाज को भी अफेक्ट कर रहा है। तो जो पढ़ा लिखा आदमी है उसकी इज्जत नहीं है, उस पर लोग 4 सवाल उठा रहे हैं। और जो कोई अगर इस तरह के बैकग्राउंड से आता है तो लोग उसका बोलबाला जय जयकार कर रहे हैं। तो डेफिनेटली समाज के लोग भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये जो लोग निकल के आ रहे हैं, जो IAS ऑफिसर निकल के आ रहे हैं, जो जजेस निकल के आ रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स निकल के आ रहे हैं, या जो भी क्राइम कर रहा है, वो समाज से ही तो निकल के आ रहा है। बिल्कुल। और हमने जो बात कही है जनसुराज ने, जो स्कूल का बस्ता लोगों को देने की बात की है, वो शिक्षा और संस्कार से ही परिवर्तन आएगा। अगर आपको लगता है कि सिर्फ शिक्षा से आ जाएगा तो आप फिर थोड़ा मिस्टेकन हैं। ये जितने IAS IPS और जो जजेस बैठे हैं सब लोग वैसे नहीं हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने बिल्कुल मिसाल कायम की है। लेकिन जो लोग ऐसे करप्ट हैं, क्या वो पढ़े लिखे नहीं हैं? सही बात संस्कार की है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो सिर्फ लोगों को जोर ज़बरदस्ती से, और क्राइम कहीं भी ज़ीरो नहीं है, ना अमेरिका में ज़ीरो है, ना सऊदी अरब में ज़ीरो है, ना हमारे यहाँ ज़ीरो है। लेकिन आपने जो बात कही बिल्कुल सही है। जब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंटैक्ट होता है, जब डिलीवरी जस्टिस
डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जब इंसाफ बहुत देर से मिलता है तो लगभग मानिए कि नहीं मिला। सही बात है। तो जब ये जस्टिस डिलीवरी सिस्टम सही हो जाएगा तो डेफिनेटली हम लोग शिक्षा की, विकास की और आपसी सहयोग की बात कर पाएंगे। अभी आप देखें कहीं कुछ हो जाता है तो उसमें कुछ जातिगत एंगल निकल जाता है, कहीं धार्मिक एंगल निकल जाता है। आप ये नहीं समझते हैं कि खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। आप ये नहीं समझते हैं कि टैंक आगे चले या पीछे, पोख धरती की बाज होती है। बम घरों पे गिरे कि सरहद में जिस फाकों में तिल मिलाती है। किसी आदमी का जो कत्ल हो गया, किसी आदमी को मार दिया गया, उसको अपंग कर दिया गया, तो सिर्फ वो आदमी नष्ट नहीं हुआ, उसका नाश नहीं हुआ, उसकी बीवी जो है बेवा हो गई, उसके बच्चे अनाथ हो गए। सही बात है। और ऐसे लोगों का समाज में खुले तौर पे छोड़ा गया तो डेफिनेटली एक लॉन्ग ओवरऑल प्रोसेस है। और हम समझते हैं कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसमें युवा जुड़ेंगे, आप जैसे लोग जुड़ेंगे, आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जो प्रबुद्ध जनता है उससे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने समाज के लिए देखिए। हम लोग पहली पार्टी हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर आपके एरिया में कोई कैंडिडेट ऐसा है जो हमारे कैंडिडेट से बेहतर है तो आप उसे वोट करिए। ठीक। हम लोग पहली पार्टी हैं जो कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जो कैंडिडेट जनसुराज ने खड़ा किया है वो सही नहीं है तो हम ऑन कैमरा आपसे कह रहे हैं, प्रशांत जी भी कह रहे हैं, मैं भी एज ए नेशनल कोर कमेटी के मेंबर आपसे कह रहा हूँ कि आप उसे वोट मत दीजिए। जाते जाते एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि आने वाले समय में क्या आप भी विधानसभा चुनाव में हम लोगों को दिखेंगे? आप देखिए, मेरे पर जो जिम्मेदारियां संगठन की हैं, मैं संगठन की जिम्मेदारियों में ही शायद बेहतर व्यक्ति हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चुनाव को हमसे बेहतर लड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे ज़्यादा, उनको समाज से समर्थन मिलेगा और ज़्यादा समय समाज को दे पाएंगे और सही तरीके से लीड कर पाएंगे। मैं संगठन का आदमी हूँ और संगठन के कार्य में जो भी कार्य शामिल हैं वो करना मेरी जिम्मेदारियों में से है। आज की कन्वर्सेशन में आपको कैसा लगा, मतलब बात करके? बहुत अच्छा लगा आपसे। और प्रबुद्ध मैं आप लोगों से कहूँगा, हम लोग तो बूढ़े और जवान के बीच में आ गए हैं तो आप लोगों से मिलके, आपकी टीम से मिलकर के बड़ी खुशी हुई कि आप युवा, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। तो इसमें आपका सहयोग ऐसे ही प्राप्त होता रहे और बड़ा अच्छा लगा आपकी टीम और आपसे मिल करके। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने समय दिया, इसके लिए तहे दिल से बहुत माय प्लेजर। आपके थ्रू से आपके सारे श्रोताओं को भी मेरा आदाब और सलाम पेश है। थैंक यू। शुक्रिया, नमस्कार।